नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इंटरव्यू की नई तारीखों का ऐलान कर दिया। 18 नवंबर से 28 नवंबर के बीच इंटरव्यूज होंगे और कुल 242 पदों के लिए परीक्षा हुई थी। इंटरव्यू के लिए 703 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और अब देखना होगा कि जो इंटरव्यूज कंडक्ट किए जा रहे हैं, जो कि 18 से 28 के बीच होने हैं, 18 नवंबर से 28 नवंबर के बीच होने वाले इस इंटरव्यू में, जिसमें कि 242 पदों के लिए परीक्षा हुई थी और अब तक 703 अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है। और इंटरव्यू की नई तारीखों का ऐलान होने के बाद अभ्यर्थियों की तैयारी किस तरह से है और इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए अब क्या कुछ औपचारिकताएं पूरी की जानी है, ये भी देखने का विषय होगा। फिलहाल आपको बता दें कि 18 से 28 के बीच यानी लगभग 10 दिन ये इंटरव्यू की प्रक्रिया जारी रहेगी। और आपको बताते चले कि CGPSC 2023 के इंटरव्यू के लिए नई तारीख का ऐलान किया जा चुका है और इस पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी युगल तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। युगल, नई तारीख आ चुकी है और औपचारिकताएं क्या रह गई हैं, क्या किस तरह से अब इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे? जी देखिए, 18 से 28 नवंबर के बीच सभी अभ्यर्थियों के जो इंटरव्यू है वो हो सकेंगे और 703 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका इंटरव्यू अभी होना है। 242 पदों के लिए जो अभ्यर्थी हैं वो इस कंपटीशन परीक्षा में हिस्सा लिए थे। तो ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में अब अधिकारी बनने के जो राह है वो बिल्कुल आसान हो गए हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो इंटरव्यू देंगे और उसके बाद जो राज्य की सेवा करेंगे और शासकीय पदों पर ये सुशोभित भी होंगे, तो उनके लिए जो औपचारिकता है वो पूरी कर ली गई है और प्रशासन ने इसकी पूरी तैयारी भी कर ली है। CGPSC के माध्यम से ये पूरा जब इंटरव्यू होगा और बाकायदा जो अभ्यर्थी जिनका चयन हुआ है उसे वहां पर कॉल भी किया जाएगा और इसी तरह से जो इंटरव्यू की प्रक्रिया है वो पूरी हो सकेंगी। अब ये कहा जा सकता है कि राज्य को नए 242 पदों पर नए अधिकारी हैं वो मिल सकेंगे। जी आशीष, निश्चित रूप से। और इस पूरी इंटरव्यू प्रक्रिया में लगभग 10 दिन का समय और लगना है। 18 से 28 नवंबर की ये 10 दिन बेहद महत्वपूर्ण होंगे और इस पर और कुछ भी बदलाव या कुछ औपचारिकताओं के बारे में आगे डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। युगल, इस खबर पर जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर डिटेल्स आगे आपसे लेंगे। बढ़ते आगे, रायपुर के मोवा ओवरब्रिज की घटना सामने आई, जहां पर बिजली के खंभे में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है और आग लगने से हड़कंप मच गया। पंडरी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है और आग लगने की घटना की जो तस्वीर सामने आई है वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल आपको बताते चलें कि जिस तरह से आगजनी की यह घटना हुई है, इस घटना के दौरान अब तक जो जानकारी सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि ये बिजली के खंभे में आग लगी है और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी हो सकती है, ऐसा जानकारी मिल रही है। रायपुर से तस्वीरें सामने आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त। और बढ़ते आगे, कोरबा में फैक्ट्री के गोदाम में आग लगने का मामला सामने आया और दरअसल ये आग बदमाशों के द्वारा लगाई गई। अलमारी, बेड, कूलर फैक्ट्री के गोदाम को आग के हवाले कर दिया गया और लाखों का सामान यहां जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया और एक महिला सहित 5 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। मौके से आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। सिविल लाइन रामपुर थाना क्षेत्र के पोड़ी बहार खरमोरा की यह घटना व्यवसाय के गोदाम को निशाना बनाकर वहां खड़ी गाड़ी में तोड़फोड़ करने के साथ ही कई सामान में आग लगा दी गई। फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारियों ने खुद को कमरे के अंदर बंद कर अपने आप की जान बचाई। और रायपुर में पोते ने अपनी दादी की बेरहमी से पिटाई कर दी। दरअसल पोते ने बेरहमी से अपनी दादी पर बैट से हमला किया और आपको बताते चले कि इस हमले में बुरी तरह से दादी के साथ मारपीट करता हुआ ये कलयुगी पोता तस्वीरों में दिखाई दे रहा है और अपनी जवानी का जोश अपनी बुजुर्ग दादी पर निकाल रहा है। और इसको बैटिंग करने के लिए फील्ड में मौका नहीं मिला तो अपने ही घर के लोगों पर ये बैट चलाने लगा। और ये देखिए, मारपीट की ये तस्वीरें सामने आई हैं। एक बुजुर्ग महिला पर बैट चलाता हुआ एक मंदबुद्धि बालक नजर आ रहा है और अश्विनी नगर का ये वीडियो बताया जा रहा है। और ये शख्स जो बैट चला रहा है ये मानसिक रूप से मंदबुद्धि है और
एक बुजुर्ग महिला के हाथ पर बैट से मारकर उसे घायल कर दिया। युगल तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। युगल, इस शख्स का दिमागी इलाज चल रहा है क्या? जी बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल इस पे स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है। पूरा मामला अश्वनी नगर का है। देखिए घर के बुजुर्ग भगवान के जैसे होते हैं और ऐसे बुजुर्ग महिला पर इस तरह से वो बेरहमी से पिटाई कर रहा है और बेट से मार भी रहा है। उसकी तस्वीर है, बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और अब फिलहाल अभी इसकी शिकायत थाने तक नहीं पहुंची है, लेकिन ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और अश्वनी नगर का ये वीडियो बताया जा रहा है। बिल्कुल हैरान कर देने वाली तस्वीर है। जिस बुजुर्गों को हम देवता की तरह पूछते हैं और उनकी बदौलत एक काम जो हमारी जिंदगी होती है, ऐसे बुजुर्ग अपनी दादी को किस तरह से बेरहमी से वो पिटाई कर रहा है और जिस तरह से जो तस्वीर है वो बिल्कुल मन को आशीष विचलित कर देती है। और बेट से मारने के बाद महिला है उसे काफी चोटें भी आई है और फिलहाल ये जो वीडियो है तेजी से वायरल हो रहा है। अभी थाने तक शिकायत नहीं पहुंची है, लेकिन इस वीडियो की जितनी भी भर्त्सना की जाए बिल्कुल कम है। इस तरह से देखिए एक नौजवान युवक है और अपनी जो बुजुर्ग दादी है उसे पिटाई कर रहा है। जी निश्चित रूप से युगल, लेकिन परिवार की तरफ से या इस बारे में कोई पुलिस की शिकायत या कोई अन्य शिकायत, चूंकि सिर्फ वीडियो में जो दिखाई दे रहा है उससे बहुत स्थिति स्पष्ट हो नहीं पा रही है। जी बिल्कुल, देखिए एक युवक है घर से बाहर निकलता है और उसकी दादी जो चौराहे पर बैठी हुई है उससे बेट उठा करके वो पिटाई करता है। उसके बाद वो घर की ओर चला जाता है। स्थानीय आसपास के लोग ने इस वीडियो को बनाया है और अब चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो इसलिए अब वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। अश्वनी नगर पुरानी बस्ती थाना का ये बताया जा रहा है। हालांकि परिवार के किसी सदस्य ने अभी इसकी शिकायत नहीं की है, लेकिन इस वीडियो को देख करके हैरानी होती है कि एक बेसहारा असहाय बुजुर्ग है जो काफी बुजुर्ग महिला है उसे पिटाई की जा रही है। जी और स्वाभाविक रूप से इस पूरे मामले में कार्रवाई की भी आवश्यकता है और इस खबर पर जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर डिटेल्स आगे आपसे लेंगे। युगल, बढ़ते हैं आगे और रायपुर गोलीकांड की यदि बात करें तो 4 और आरोपियों की अब गिरफ्तारी हो चुकी है और अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल गोलीकांड मामले में 2 आरोपी जो है वो पहले से ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं और दोनों आरोपियों को ओडिशा से गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि इनके पास से देसी कट्टा, जिंदा कारतूस बरामद किया गया था। सेंट्रल जेल के बाहर फायरिंग किए जाने के मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। युगल तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। युगल, अब तक 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। क्या और भी कोई आरोपी है इसमें जिनकी गिरफ्तारी होना बाकी है और जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनसे किस तरह की पूछताछ चल रही है फिलहाल? जी देखिए, पहले शाहरुख और शहनवाज को गिरफ्तार किया गया था और ये वही आरोपी हैं जिन्होंने जेल परिसर के जेल कंपाउंड के बाहर 2 राउंड फायरिंग की थी। उसमें एक जो आरोपी है आदतन अपराधी है वो भी बुरी तरह से घायल हो गया था। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है और पुलिस ने इस मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए पहले जो 2 आरोपी थे बाहर दूसरे स्थान भगने के फिराक में थे उन्हें कुम्हारी से गिरफ्तार किया और उसके बाद उनके जो 4 अन्य सहयोगी हैं उसे रात पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उड़ीसा से पुलिस की टीम है वो गिरफ्तार करके यहां पर लाई है और 10 अलग अलग टीमों का गठन किया गया था। साथ ही साथ अब पुलिस इन आरोपियों के जो डोजियर है वो तैयार कर रही है और इनसे पूछताछ कर रही है कि कितने अपराधों में इनकी संलिप्तता है और इनके जो फाइल है वो बनाया जा रहा है ताकि जो कोर्ट में इसे जो मजबूती के साथ पुलिस अपना पक्ष है वो रख सके। ऐसे जो आदतन अपराधी हैं वो इस तरह से शहर के माहौल को बिगाड़ हैं और उन जो आरोपियों पर अब कड़ी कार्रवाई करने की पुलिस जो तैयारी है कर रही है। इसके जो कुंडली है जो आपराधिक रिकॉर्ड है आशीष वो भी खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपियों को किसी तरह की जो छूट है वो ना मिल सके। ये भी बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश की वजह से जो शाहरुख और शहनवाज जेल जब गए थे मिलने इससे पहले एक आरोपी जो आदतन है वो जेल में था और ठीक उसी समय जो साहिल नामक युवक से उसे मारपीट जो जेल के अंदर हुई थी उसके बाद का नतीजा ये रहा कि गोली कांड तक ये पहुंच गया। फिलहाल पूरे आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस पूछताछ कर रही है और आज कोर्ट में सभी 4 आरोपियों को पेश किया जाएगा। जी आशीष, स्वाभाविक और नजर आप बनाए रखिएगा। आगे डिटेल्स आपसे लेने के लिए फिर लौटेंगे युगल।
बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि कोंडागांव से खबर आ रही है जहां केशकाल घाट में मेगा जाम लग गया, जहां रात से ही ये जाम लगा हुआ है। और आपको बता दें कि ओवरटेक करने के चलते केशकाल में जाम लगा हुआ है और इस जाम की वजह से काफ़ी समस्या यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को हो रही है। घाट के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है और जाम में कई यात्री फंसे हुए हैं और इस समस्या से निपटने के लिए क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है, इस पर भी डिटेल्स आगे आप तक हम पहुँचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरी जाम की स्थिति से निपटना प्रशासन के लिए अभी टेढ़ी खीर बना हुआ है और यहाँ कई जगहों पर ओवरटेक करने की कोशिश की गई है और इस पर बात करेंगे हमारे सहयोगी विवेक श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। विवेक, क्या स्थिति है फिलहाल, ताजा हालात जाम के? जी देखिए आशीष जी, लगातार 14 घंटे से केशकाल घाट में जाम लगा हुआ है और इसमें सबसे बड़ा है कि जो बात बताई जा रही है कि ओवरटेक के कारण जाम लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार प्रशासन ने एक हफ्ते तक केशकाल घाट में घाट की जो सड़क है उसको मरम्मत के लिए घाट को बंद करवा दिया था, आवागमन बंद करा दिया था और उसके बाद फिर वो सिर्फ पैच वर्क में काम सीमित कर दिया। उसके बाद फिर ये स्थिति है कि लगातार केशकाल घाट में जाम लग रही है और अभी भी 14 से 15 घंटे हो गए जो जाम वहाँ पर जाम लगी हुई है। हालात ये है कि केशकाल के शहर तक गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। उधर घाट के नीचे भी खाले मुरवेंड जो जगह है वहाँ पर भी लंबी कतार लगी हुई है। तो जाम से निपटने के लिए सबसे बड़ी मुसीबत होती है पुलिस के लिए, जो जब भी जाम लगता है तो पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, गाड़ियों को हटाना पड़ता है या जाम जो फंसी हुई है गाड़ियाँ उनको निकालने की कवायद करनी पड़ती है, उसके बाद जाम की स्थिति खुलती है। तो अभी भी पुलिस मशक्कत कर रही है, जाम को किसी तरीके से खुलवाया जाए ताकि आवागमन सुचारू रूप से चल सके। जी आशीष, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए विवेक। और राजनांदगांव में 20 डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया और इनका आरोप यह है कि सरकार की तरफ से जो प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस नहीं करने का नियम बनाया गया है, ये नियम उचित नहीं है और इसी के विरोध में एक साथ 20 डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टर्स ने अपने इस्तीफे सौंप दिए और प्रदेश सरकार के इस नए आदेश के विरोध में इस्तीफा दिया गया। निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस पर रोक के विरोध में इस्तीफा दिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में लागू किए गए नए नियमों से नाराज मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल के 20 डॉक्टर्स ने सामूहिक रूप से डीन को त्यागपत्र सौंप दिया और इससे पहले भी वेतन विसंगति को लेकर 20 डॉक्टर्स ने एक एक करके इस्तीफा दिया था और अगर इन सभी 20 डॉक्टर्स के इस्तीफे स्वीकार कर लिए जाते हैं तो मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल की मान्यता पर भी संकट आ सकता है और त्यागपत्र देने वाले डॉक्टर्स में सीनियर, जूनियर, संविदा और नियमित डॉक्टर्स शामिल हैं। बात करेंगे हमारे सहयोगी राजनांदगांव से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अभी डिटेल्स क्या मिल रही है राजनांदगांव में 20 डॉक्टर्स के इस्तीफे के बारे में? जी आशीष, हम अपने दर्शकों को बता दें कि लगभग 20 जो डॉक्टर हैं उन्होंने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है और इनके इस्तीफा देने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में लगभग 30 से 40% डॉक्टर के भरोसे ही ये पूरा मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहा था और इनके इस्तीफा देने के बाद कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधा है वो चरमरा जाएगी। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन और मरीजों के लिए ये दिक्कत खड़ी कर देने वाली खबर है और बहुत ही इस खबर से मरीजों में भी थोड़ा सा तनाव बढ़ा हुआ है क्योंकि इस खबर से जो स्वास्थ्य सुविधा है उनको नहीं मिल पाएगी और ये लगातार जो 20 डॉक्टर हैं वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रभावित करेंगे। इनका जो इस्तीफा देने का कारण जो है वो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, उनका कहना था कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं वो बाहर प्रैक्टिस नहीं कर सकते और कुछ वेतन विसंगतियां भी हैं जिसे लेकर डॉक्टरों में खासी नाराजगी है। संविदा वाले डॉक्टर हैं, रेगुलर डॉक्टर हैं, तो इनकी वेतन विसंगतियां हैं जिसके कारण भी इनकी नाराजगी सामने आई है और इनका कहना है कि जब तक वेतन विसंगतियां और इन चीजों को सरकार वापस नहीं लेती है कि उनके बाहर प्रैक्टिस करना है, निजी अस्पतालों में जाना है, इन चीजों को वापस नहीं लेती तब तक स्थिति ऐसी बनी रहेगी। ये राजनांदगांव से इसकी शुरुआत हो चुकी है और डॉक्टरों का कहना है कि पूरे प्रदेश में ये स्थिति बनेगी और प्रदेश के अलग अलग जिलों के जो डॉक्टर हैं अब वो धीरे धीरे अपना इस्तीफा डीन को या जिला अस्पताल में सिविल सर्जन को सौंपेंगे। जी, लेकिन अस्पतालों में क्या हालात बने हुए हैं? अस्पतालों की बात करें तो वहां किस तरह के हालात हैं?
डॉक्टरों ने कल शाम को रात को इस्तीफा सौंपा है। तो अभी स्वास्थ्य सुविधा तो सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन यही स्थिति रही है, अगर डॉक्टर नहीं मानते हैं तो स्थिति भयावह हो सकती है और मरीजों और परिजनों के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और कवर्धा में छोटे भाई ने ही बड़े भाई की हत्या कर दी। कुल्हाड़ी से सिर पर वार करके उसे मौत के घाट उतारा। पारिवारिक विवाद के कारण यह हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। बुडला थाने के रघुपारा में यह वारदात हुई है। छोटे भाई ने बड़े भाई को मार डाला, कुल्हाड़ी से वार करके उसकी हत्या कर दी और कारण पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है, जहां छोटा भाई बड़े भाई का काल बनकर आया और हत्या कर दी। मनीष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। मनीष, क्या कारण स्पष्ट हो पाया इस विवाद का कि हत्या तक बात पहुंच गई? हाँ, ये शुरुआती जो इस पर जानकारी सामने आई है उसमें यही बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद उनके बीच बात को लेकर कई बार उनके बीच लड़ाई झगड़ा और विवाद हुआ था। इसी बात को लेकर कर भी इनके बीच कहा सुनी है और बात इतनी आगे बढ़ी कि छोटे भाई ने आवेश में आकर अपने बड़े भाई के ऊपर जो कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। उसे गंभीर चोट लगी थी, अस्पताल ले जाने का प्रयास किया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया था। घटना के बाद हालांकि जो आरोपी है उसका छोटा भाई वो मौके से फरार हो गया था, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। उसे जल्द गिरफ्तार करने की बात पुलिस के द्वारा कही गई है, लेकिन जो वजह अब तक जो सामने आई है उसमें पारिवारिक विवाद ही है, जिसमें जमीन को लेकर और दूसरे कारणों को लेकर उनके बीच अक्सर जो है तू में हुआ करते थे, विवाद हुआ करता था। समझाने का प्रयास परिवार के लोग पड़ोसी करते थे तो बात शांत हो जाता था, लेकिन कल बात कुछ ज्यादा आगे बढ़ गई और इस वजह से ये पूरा घटनाक्रम जो है वो सामने आया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अंबिकापुर में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। दरअसल पत्नी की हत्या करने वाला आरोपी पति अब गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि शराब पीने से मना करने पर पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और पत्नी की लकड़ी से पीट कर हत्या करने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। लखनपुर थाना क्षेत्र के जुड़वानी गांव का यह पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है और अब पत्नी की हत्या करने वाला आरोपी पति पुलिस की गिरफ्त में है। और अब देखना ये होगा, शराब तो यहाँ भी नहीं मिलेगी पीने के लिए। अब ये शराब का आदी क्या इस बात को भी भूल गया कि जिसे वो मार रहा है वो कौन है, जिसे वो पीट रहा है वो आखिर कौन है। हालांकि अब वो पुलिस की गिरफ्त में है और अब शराब पीने से उसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन पुलिस इस मामले में पूरी तरह से सक्षम है। और गरियाबंद में भीषण सड़क हादसा हुआ। दरअसल सड़क हादसे में 2 भाइयों की मौत हो गई। कार और बाइक के बीच जबरदस्त टक्कर हुई थी और टक्कर लगने के बाद बाइक सवार 20 फीट दूर जाकर गिरा था। देवभोग BHN स्कूल के पास यह हादसा हुआ। और जांजगीर चांपा से खबर, जहां प्रशासन ने मां शारदा पूर्व माध्यमिक पाठशाला की मान्यता खत्म कर दी है। नवागढ़ विकासखंड के सलखन गांव में नियम के विरुद्ध चल रहा था स्कूल और शिकायत के बाद जांच अधिकारी ने निरीक्षण किया था और जांच में BEO और DEO को कई कमियां मिली। इसमें जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी भारद्वाज ने स्कूल की मान्यता को समाप्त करने के आदेश जारी किए हैं और बच्चों को पास ही के किसी अन्य स्कूल में एडमिशन दिलवाया जाएगा। कैलाश कश्यप हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे उनसे। किस तरह के नियमों के खिलाफ ये स्कूल चल रहा था कैलाश, जो स्कूल बंद करने के निर्देश देने पड़े? जी, नवागढ़ विकासखंड अंतर्गत गांव सलखन में एक पूर्व माध्यमिक शाला मां शारदा पूर्व माध्यमिक शाला चल रही थी, जिसकी मान्यता समाप्त DO ने अभी की है। इस पर कई तरह के शिकायत भी हो रहे थे। ये नियम सरकारी जो नियम है वो मापदंड के अनुसार स्कूल संचालन नहीं हो रहा था, क्योंकि बच्चों को वहां खेलने की सुविधा, बाथरूम की सुविधा, पानी की सुविधा नहीं थी उस पे, और यह नियम को ताक में रखकर स्कूल का संचालन की जा रही थी। इसको शिकायत के बाद जब जांच टीम पहुंची वहां तो ये सारे नियम कायदे का धज्जी उड़ा रहे थे। उसके बाद DO और BO ने अंतिम निरीक्षण करने के बाद यह आदेश जारी किया गया और फिलहाल मान्यता रद्द करने के बाद वहां अध्ययनरत
छात्र छात्राएं को समित के जो सरकारी स्कूल है उस पर जो है प्रवेश दिलाने की बात कही गई है, जिससे भविष्य में बच्चों के साथ किसी तरह उनकी पढ़ाई में किसी तरह के बाधा ना आ सके और बच्चे को पढ़ाई निरंतर जारी रहे। इस तरह के नवागढ़ से जांजगीर चांपा जिला में कई निजी स्कूल हैं जो अपने व्यवसाय को लेकर इस तरह के नियम को ताक में रखकर काम कर रहे हैं। साथ में कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है जिले भर में और सघन जांच करने की आवश्यकता है। जिला मुख्यालय से लेकर आसपास के सैकड़ों निजी स्कूल हैं जो नियम को ताक में रखकर स्कूल संचालित की जा रही है और निश्चित रूप से शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखने की कार्रवाई की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया कैलाश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब बढ़ते आगे 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में दिखाते हैं। कोरबा में बदमाशों ने